नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ गद्यकार एवं साहित्यकार सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी विजय स्तंभ। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज 14 दिसंबर है। आज के दिन अमर बलिदानी सिपाही रोहिणी प्रसाद ग्राम खजूरी की स्मृति में विजय स्तंभ पर रंग रोगन किया जाता है। तैयारी चल रही है। रोहिणी प्रसाद के वयोवृद्ध पिता गदाधर प्रसाद हाई बंडी पहने हुए अपने पौत्र रामायण प्रसाद, जो कलेक्टर कार्यालय में चपरासी है, से जल्दी जल्दी कह रहे हैं, रामायण जल्दी करो बेटा, जल्दी जाओ, जयपाल को बुला लाओ, और हाँ, सारा सामान ले लिया है ना? हाँ दद्दा, रामायण ने जानकारी दी। पेंट ब्रश सब कुछ रख लिया है। मैं जल्दी से जयपाल चाचा को बुला लाता हूँ। पहले इस विजय स्तंभ को पुतैया से पुताया जाता था, अब ये काम रामायण प्रसाद स्वयं कर लेता है। दद्दा कहते हैं पुतैया उस स्नेह, कोमलता, सावधानी से पेंट नहीं करता जैसा वे चाहते हैं। दिवंगत पुत्र से कदाचित ऐसा ही स्नेह होता है। पुत्र से जुड़ी प्रत्येक वस्तु पुत्र का सा ही सुख देती है। रामायण प्रसाद ने जयपाल के घर पहुंचकर द्वार से पुकारा, चाचा। कौन रामायण? भीतर आ जाओ बेटा। जयपाल चाचा नित्य की भांति ओसारी पर पड़ी झिलगी खाट पर धंसे बीड़ी फूंकते बैठे हैं। बैसाखियाँ एक ओर रखी हैं। चाचा, भारत पाक युद्ध में अपना बायां पैर खो चुके हैं। क्या चाचा, बीड़ी फूंक कर तुम खुद को फूंके डालते हो? रामायण प्रसाद बात का आरंभ इसी वाक्य से करता है। अब तो ये बीड़ी और ये बैसाखी ही वैतरणी पार कराएगी बेटा। जयपाल चाचा की खांसी और धुएं में उलझा स्वर उभरा। सहसा भीतर के किसी कमरे से जयपाल चाचा का पुत्र रामफल प्रकट हो गया। सुन लो रामायण, दुखड़ा सुन लो इनका। इन्हें बस वही दिन भर पानी पिलाओ, चाय बना कर दो, बीड़ी ला कर दो। बस दिन भर बैसाखी खटखटाते पूरे घर में घूमेंगे, बड़बड़ाएंगे। मुझे शहर में अकेले कितनी परेशानी होती है, इन्हें क्या पता। पत्नी बच्चों को साथ ले जाओ तो पूरा गांव हंसेगा कि लंगड़े बाप की चिंता नहीं, और इन्हें साथ चलने को कहो तो वही आदिम राग, अपनी जड़ें छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारे पिताजी महान थे रामायण, मरकर नाम कमा गए, गांव का नाम अमर कर गए। इस महंगाई में अपने परिवार का बोझ तो उठाया नहीं जाता, और इनका रामफल का रौद्र रूप रामायण प्रसाद कई बार देख चुका है। जयपाल चाचा का शीश कमर तक झुक गया और रामायण प्रसाद असहाय भाव से रामफल को देखता रहा। पिता की याद कर माँ को सुबह से रोते देख वैसे भी हृदय भारी है, और ये रामफल शेष कसर पूरी किए दे रहा है। पिता के परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे किस तरह अपने को एक अलग परिवार का घोषित कर देते हैं, और उनके उस परिवार में उस पिता के लिए कोई स्थान नहीं होता जिसके परिवार में ये जन्म लेते हैं। वो स्वयं तो अपने पिता की एक झलक पाने को आज भी तड़प रहा है। बोला, रामफल बस भी करो, यदि चाचा समर्थ होते तो आज ऐसे बेकार न बैठते। उपदेश देना बहुत सरल है रामायण, निभाना बहुत कठिन। तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ता तो जानते। चलो बेटा चलो, दद्दा प्रतीक्षा करते होंगे। जयपाल चाचा को स्थिति से उबरने का एक ही उपाय ज्ञात है कि वे बैसाखी उठा 2-4 घंटे को घर से टल जाते हैं। बैसाखी पर झूलते जयपाल चाचा बड़े असहाय लग रहे हैं रामायण प्रसाद को। माँ बताया करती है, मुझे आज भी वो दिन याद है रामायण, तुम्हारे पिता नहीं रहे थे और जयपाल भाई सेवा मुक्त हो बैसाखियों पर झूलते गांव लौट आए थे। उस दिन इनके घर में खुशी समाती ना थी। घर के लोग कहते थे, भाग्य से ये जिंदा लौट आए हैं, इन्हें देखकर हम सब जी लेंगे। सच कहूँ बेटा, तो मुझे इस परिवार की खुशी से बहुत डाहा हुई थी। मनुष्य अपने हित के लिए ही सोचता विचारता है। बार बार मन में आता, एक मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरा ही सुहाग गुजरना था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मेरे पति का एक पैर कट जाता और जयपाल भाई के प्राण। हाँ बेटा, यहाँ तक सोच गई थी मैं। और अब इन्हें देखकर लगता है मृत्यु ऐसी बुरी नहीं है जैसा कि इनका जीवन। न समय पर खाना मिलता है, न साफ कपड़े। रामायण प्रसाद, दद्दा, जयपाल चाचा जब विजय स्तंभ पर पहुँचे तो दिसंबर की गुलाबी गुनगुनाती धूप चारों ओर फैल चुकी थी। रवि रश्मियों में नहाया विजय स्तंभ मुख्य सड़क के जिस बिंदु से गांव के लिए कच्ची सकरी सड़क गई है, ठीक उसी मोड़ पर शीश उन्नत किए खड़ा है। आयताकार छोटा सा चबूतरा, उसके ऊपर रामायण प्रसाद के स्कंधों तक की ऊंचाई का स्तंभ, और उसके ऊपर फुटबॉल के बराबर एक गोल गुंबद है। पीले पेंट से पुते विजय स्तंभ में लाल सुवाच्य अक्षर अनार के दानों से प्रतीत होते हैं। विजय स्तंभ। अमर बलिदानी सिपाही रोहिणी प्रसाद, ग्राम खजूरी, बलिदान दिवस 14 दिसंबर 1971।
तत्कालीन विधायक की महती कृपा से इस विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। स्थान गदाधर प्रसाद ने चुना था। मुख्य सड़क से जो भी गुजरेगा उनके पुत्र की गाथा पढ़ेगा और श्रद्धा से शीश झुकाएगा। ये बात अलग है कि मुख्य सड़क से आते जाते वाहन सर से गुजर जाते हैं और यात्रियों का ध्यान इस विजय स्तंभ की ओर नहीं जा पाता। कुछ पैसेंजर लारियां इस मोड़ पर सवारी उतारने चढ़ाने के लिए कुछ क्षण रुकती हैं। ये सवारियां गांव के वही रोज़ रोज़ देखे जाने वाले चेहरे होते हैं जो काम से कस्बा या शहर आते जाते हैं। ये लोग विजय स्तंभ के ऐसे आदी हो चुके हैं कि अब इन्हें सड़क के किनारे लगे दरख्तों, एकमात्र चाय पान की गुमटी, बड़े इंदारे के पास एक बड़े पत्थर में रखे शंकर जी और इस विजय स्तंभ में कोई अंतर नहीं दिख पड़ता। विजय स्तंभ में बैठकर कुछ कबूतर बीट किया करते हैं, कुत्ते मूत्र विसर्जन करते हैं और उपद्रवी किशोर कोयले से अश्लील बातें लिखते हैं। लॉरी मोटर का धुआं और धूल इसे बदरंग करती हैं। दद्दा पहुंचते ही विजय स्तंभ में जम गई गर्द गमछे से झाड़ने पोंछने लगे। खेत खलियान से लौटकर रोज़ यहाँ आते हैं, रोज़ गर्द झाड़ते हैं। पता नहीं इतनी गर्द आती कहाँ से है। गर्द झाड़ते हुए दद्दा उत्तेजित हो गए। ये पान की पीक किसने थूकी है इस विजय स्तंभ पर? विजय स्तंभ के बाईं ओर किसी ने बड़ी निर्ममता से पीक थूक कर पच्चीकारी कर दी थी। झोले से ब्रश और पेंट निकालता रामायण प्रसाद और निकट के वट वृक्ष की उभरी जड़ों पर बैठने जा रहे जयपाल चाचा दद्दा के चीख से चौंक गए। ओह, कौन है ऐसा अंधा? जयपाल जैसे स्वयं से बोल रहे हैं। दद्दा पान की गुमटी में बैठे 4-6 लोगों के सामने जाकर चीखने लगे। किसने थूका है यहाँ? बताओ तो, ऐसा अंधा कौन? अरे नराधमों, एक बलिदानी का सम्मान न कर सको तो उस पर इस तरह थूको मत। क्या बिगाड़ता है ये विजय स्तंभ तुम लोगों का? उत्तेजना में दद्दा की दाढ़ी मूछों के पके बालों में कंप सा समा गया और सफ़ेद हो चली बरोनियाँ भीगने लगीं। गुमटी में बैठे लोग अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए विजय स्तंभ के निकट चले आए और पान की पीक को इस तरह अचरज से देखने लगे जैसे ऐतिहासिक भित्ति चित्रों को देख रहे हों। रामायण प्रसाद ने समझा बुझाकर दद्दा को शांत किया। बेकार रंज करते हो दद्दा। ये किसी नामी गिरामी नेता की समाधि नहीं है जिसकी सुरक्षा का प्रबंध प्रशासन अपने ऊपर ले। जयंती और पुण्यतिथि पूरा देश मनाए। यहाँ आदमी पीक थूकेंगे और कुत्ते मूत्र विसर्जन करेंगे। तुम अकेले किसी को नहीं रोक पाओगे। अपने पुत्र का अपमान नहीं देखा जाता रामायण, नहीं देखा जाता। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने यहाँ विजय स्तंभ बनवाया। अरे कभी इसी गांव में घर घर रोहिणी की वीरता के किस्से कहे जाते थे और आज लोग इस पर थूकते हैं। दद्दा का स्वर भीगता चला गया और उनके पके मुख में सूर्यास्त के समय की वृक्षों की लंबी होती परछाइयाँ उतर आईं। दद्दा मरे मन से गर्द झाड़ने लगे। रामायण प्रसाद पेंट खोलने लगा और जयपाल चाचा वट वृक्ष की जड़ों पर बैठकर बीड़ी सुलगाने लगे। आसपास से कुछ बच्चे जुट गए हैं। गांव में यही होता है, कोई कार जीप आए या फेरी वाला, बच्चों का जुलूस पीछे लग जाता है। विजय स्तंभ में रंग रोगन देखना इनके लिए एक मनोरंजन जैसा होता है। दद्दा ने स्वयं को किसी सीमा तक नियंत्रित किया और बच्चों को समझाने बताने लगे। लड़कों, ये खजुरी कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ये अमर शहीद रोहिणी प्रसाद का गांव है। देखो, तुम लोग इस विजय स्तंभ को ध्यान से देखो, नमन करो। यहाँ हल्ला गुल्ला मत किया करो, शांति बनाए रखो। यहाँ एक सिपाही विश्राम कर रहा है। इस सिपाही ने सन 1971 में भारत पाक युद्ध में हमारे देश को विजय दिलाई थी। दद्दा ये सब बातें न जाने कितने लोगों से कितनी बार दोहरा चुके हैं। रामायण प्रसाद ने टोका। दद्दा, जहाँ देखो वहाँ एक बात लेकर बैठ जाते हो। अरे हम लोगों को इस विजय स्तंभ में जितनी रुचि है उतनी दूसरों को भी हो, क्यों सोचते हो तुम? बातें ही मनुष्य को अमर बनाती हैं बेटा। इन्हीं में से कोई बच्चा तुम्हारे पिता की गौरव गाथा आने वाली पीढ़ी को सुनाएगा, फिर कोई अगली पीढ़ी को, फिर अगली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। रोहिणी का बलिदान भूलने की घटना नहीं है रामायण, और फिर मुझे रोहिणी की बातें करना अच्छा लगता है, सुख मिलता है। दद्दा इस कोमलता और स्नेह से गर्द झाड़ रहे हैं जैसे अपने सोए हुए पुत्र की पीठ थपका रहे हों। मानव मनोविज्ञान ऐसा ही है। पुत्र के न रहने पर पुत्र से संबंधित प्रत्येक वस्तु पुत्र की उपस्थिति का सुख देती है। मरे हुए व्यक्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम भाव कुछ अलग तरह से उमड़ पड़ता है। मरा हुआ व्यक्ति न किसी का अपमान करता है, न क्षति पहुंचाता है, न कोई व्यवधान डालता है, न कुछ मांगता है, और मरे हुए व्यक्ति की सुधियाँ बहुत मीठी, बहुत कोमल, बहुत सुखद होती चली जाती हैं। तुम्हारा बाप फौज में नहीं जाना चाहता था रामायण, पर मैं उठते बैठते उसे निठल्ले बैठे रहने के लिए ताना मारता था।
तुम्हारा ताऊ गोकुल प्रसाद तब मास्टर हो चुका था और रोहिणी बेकार बैठा था। मैं अभागा दिन भर गोकुल प्रसाद की सराहना किया करता था। क्या पता था फौज में जाकर रोहिणी। दद्दा के शेष शब्द भीतर उमड़ घुमड़ रहे पछतावे में कहीं खो गए। हाँ, फिर एक दिन रोहिणी और मैं घर से बिना बताए चले गए और फौज में भर्ती हो गए। शेष बात पूरी की जयपाल चाचा ने। यदि मेरे पिता फौज में ना जाते तो शायद आज जिंदा होते, है ना? रामायण प्रसाद इस तरह का आश्वासन स्वयं को कई बार दे चुका है। क्या पता बेटा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तुम्हारा बाप भाग्यवान था, रामायण शहीद हो गया, नाम कमा गया, आज भी तुम उसे भगवान की तरह पूजते हो। मैं अभागा अपाहिज काम का न काज का, बेटे पर बोझ बना हुआ हूँ। जयपाल चाचा के नेत्रों के सिरे भीगने लगे। रामायण प्रसाद को जयपाल चाचा की ये नम आंखें भीतर तक मथ डालती हैं। उसे जयपाल चाचा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी बातों में उसके पिता हुआ करते हैं और उसे अपने पिता के कहीं आसपास होने का बोध होता है। रामायण प्रसाद पेंट का काम आरंभ कर चुका है। दद्दा विजय स्तंभ के आसपास उगाए खरपतवार साफ कर रहे हैं। गुमटी में बैठे लोग जो निकट आकर खड़े हो गए थे रोहिणी प्रसाद के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। जयपाल चाचा बताने लगे, उनके जीवन में कुछ सुख है तो बस सेना के अनुभव। बताते हुए सिपाही होने का गौरव उनके चेहरे पर बसर जाता है। दद्दा की भांति जयपाल चाचा भी कई कई बातें कई बार बता चुके हैं और आज भी ऐसे उत्साह में बताते हैं जैसे पहली बार बता रहे हों। हमारी टुकड़ी में हम 14 जवान थे। ढाका से 10 किलोमीटर दूर छम गांव में हम लोग 13 दिन तक मोर्चा संभाले रहे। दिन भर बम विस्फोट और गोलाबारी होती थी। लगता था अब मरे और तब मरे। रोहिणी प्रसाद बहुत साहसी था, हम सबका हौसला बढ़ाता था। एक दिन हम बहुत सब भूखे थे और भोजन के पैकेट नहीं गिराए गए थे। हमारे खाली पेट को रोहिणी प्रसाद अपनी बातों से भर रहा था। कहता, हमारे अधिकारी कहते हैं कि हमारी भारतीय फौजें ज़मीनी लड़ाई के मामले में अव्वल हैं। कई दिन तक बिना खाए पिए शत्रु से मोर्चा ले सकती हैं। जैसा आत्मबल हमारे भारतीय जवानों में है वैसा अन्य देशों के जवानों में नहीं है। अपने उस आत्मबल को बैरकों में छोड़ आए हो क्या? एक फौजी का कर्तव्य उसकी भूख से बढ़कर होता है। बहुत सीधा सरल था रामायण तुम्हारा बाप। जिसे वो आत्मबल समझता था वो भूख सहने की आदत थी। हम कुपोषित भारतीयों को भूखे रहने की आदत बचपन से पड़ जाती है और भोजन मिलने की आस में हम भूखे रहकर कई दिन काट सकते हैं। फिर क्या हुआ था चाचा? पेंट करते हुए रामायण प्रसाद के कान जयपाल की बातों की ओर लग गए। सब कुछ ज्ञात है फिर भी वो बार बार सुनना चाहता है। फिर हाँ, बमबारी में हमारा संपर्क हेडक्वार्टर से टूट गया। हम लोग जान नहीं पाए। 14 दिसंबर को युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। 14 दिसंबर को दोपहर में सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा भोजन के पैकेट गिराए गए। हम लोगों ने भोजन समाप्ति किया था कि घात लगाए बैठे शत्रु दल ने हम पर आक्रमण कर दिया। रोहिणी प्रसाद के प्राण और मेरा ये पैर जाता रहा। हमारी टुकड़ी के 3 सिपाही और मारे गए थे। चाचा जयपाल चुप हो गए। लोग मंत्रमुग्ध से उनकी बातें सुन रहे थे। खरपतवार साफ करते हुए दद्दा ने 2-4 बार अपनी नम आंखें गमछे से पोंछी। पेंट करते हुए रामायण प्रसाद के हाथों का सधाव कई बार डगमगाया और फिर जयपाल का स्वर उभरा। रोहिणी प्रसाद को मालूम था वो बाप बनने वाला है। कहता था घर में एक और फौजी जन्म लेने वाला है। मैं तो अपना पहला बेटा देश को दे दूंगा। जयपाल चाचा के स्वर में उतार आ गया। अभागे को क्या मालूम था बच्चे का मुंह देखना भाग्य में नहीं है। मैं फौजी बनना चाहता था चाचा, माँ और दद्दा की मोह ममता ने बनने नहीं दिया। देख लो आज चपरासी हूँ। रामायण प्रसाद ने रोज भरी दृष्टि दद्दा पर डाली। दद्दा ने ध्यान नहीं दिया, पूर्ववत काम में लगे रहे। जब आपको रोहिणी प्रसाद जी के शहीद होने की सूचना मिली होगी तब आप विश्वास नहीं कर पाए होंगे, कोई दद्दा से पूछ रहा है। सुनकर दद्दा हाथ झाड़कर जयपाल चच्चा के बगल में आकर बैठ गए। याद हो आई वो सांझ जब युद्ध अपनी संपूर्ण विभीषिका के साथ उनके घर पर टूटा था। दद्दा बताने लगा, 16 दिसंबर 1971 की वो अपशकुनी सांझ मुझे आज भी याद है भाई। उस वर्ष बहुत जाड़ा पड़ा था। भारत पाक युद्ध चल रहा था। ओसारी में गोरसी में आग सुलगाकर ट्रांजिस्टर चलाकर हम सब बैठ जाते थे। शाम को 7 बजे समाचार प्रसारित हुआ था, सिपाही रोहिणी प्रसाद शहीद हो गए। वैसी बुरी सांझ पहले कभी नहीं आई थी बेटा। किसी को विश्वास नहीं होता था। तब ये रामायण माँ के गर्भ में था। इसकी माँ दोहनी में दूध पकाकर दोहनी सिकहर में रखने जा रही थी। समाचार सुनकर मूर्छित हो गई थी। उसके हाथ से दोहनी छूट गई थी और उसके दोनों पैर जल गए थे। रात भर कोई सो नहीं सका था।
सबको लगता रहा गलती से रोहिणी का नाम प्रसारित हो गया है। दूसरे दिन स्थानीय कलेक्टर कार्यालय से पूरी जानकारी मिली थी। ग्राम खजुरी के निवासी श्री रोहिणी प्रसाद देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। फिर कलेक्टर साहब ने स्वयं आकर 1000 रुपये का अनुदान दिया था। रामायण की माँ पैसे नहीं पकड़ रही थी। साहब ने खूब समझाया कि तुम एक शहीद की पत्नी हो, तुम्हें दुख नहीं अभिमान करना चाहिए। रोहिणी प्रसाद ने इस गांव का नाम अमर कर दिया है। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई किसी के साथ नहीं होता दद्दा। रामायण प्रसाद छोटे ब्रश को लाल पेंट में डुबाकर विजय स्तंभ में लिखे अक्षरों को गाढ़ा कर रहा है। कोई किसी का नहीं होता, स्वयं के चपरासी होने पर लज्जा आती है। मैं फौजी का नहीं वरन शहीद फौजी का बेटा हूँ और मुझे लगता है चपरासीगिरी करते हुए मैं अपने पिता का नाम डुबो रहा हूँ। कई बार जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिख कर दिया है कि मुझे प्रमोट कर क्लर्क बनाया जाए। उत्तर मिला, शासकीय अनुकंपा से नौकरी मिल गई, यही बहुत है। आजकल नौकरी मिलती कहाँ है। फौजी बनता तो दद्दा तुमने बनने नहीं दिया। दद्दा चुप रहे। रामायण प्रसाद को आज भी आशा है उसके पिता जीवित होते तो बेहतर स्थिति में होता। कुछ नहीं तो फौजी बनकर अपने पिता का सपना साकार करता। कैसे दिखते रहे होंगे उसके पिता। जब भी पिता की कल्पना करता है ये विजय स्तंभ सामने खड़ा हो जाता है। दद्दा कुछ क्षण अक्षर उकेरते रामायण प्रसाद को देखते रहे, फिर बात के छूट गए सिरे को पकड़ लिया। रोहिणी का शव घर पर नहीं भेजा गया था। मोटे कागज़ पर टाइप हुई चिट्ठी आई थी कि आपका बेटा बहादुरी से लड़ा, हमें उस पर गर्व है। उसका अंतिम संस्कार हिंदू विधि विधान और फौजी सम्मान के साथ किया गया। फिर कई दिन बाद पोटली में बंधी अस्थियां आई थीं। सीताराम सीताराम। जयपाल चाचा ने सुदीर्घ निश्वास छोड़ी। विधि का विधान तो देखो। ऊंचा पूरा साबुत बहुत सी संभावनाओं से भरा हुआ एक व्यक्ति घर से विदा हुआ था और वापस लौटा तो अस्थियों के रूप में, एक छोटी सी पोटली में बंधकर। ऐसे होती है किसी की वापसी। सुनकर दद्दा ने भराई आंखों को अपनी अनगढ़ खुरदुरी हथेलियों से ढांप लिया। रामायण प्रसाद को लगा इस समय जयपाल चाचा को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। दद्दा सुबह से भावुक हो रहे हैं, पर ये बातें तो रोज ही होती हैं। कभी दद्दा बताते हैं, कभी जयपाल चाचा। ओह, व्यक्ति चला जाता है और उसकी बातें अपने पूरे अस्तित्व के साथ अक्षुण्ण बनी रहती हैं। पुत्र की बातें करते हुए भराई आंखों को दद्दा इसी तरह अपनी अनगढ़ खुरदुरी हथेलियों से छुपा लिया करते थे और नन्हा रामायण प्रसाद समझ ना पाता था दद्दा को किन शब्दों में सांत्वना दे। उनके नेत्रों से उनकी हथेलियां हटाता हुआ पूछता, दद्दा बताओ तो मेरे पिताजी कैसे दिखते थे। दद्दा संभल जाते। पौत्र का रुआंसा मुख देख स्वयं को सहेजने लगते। रोहिणी प्रसाद की मृत्यु के 4 माह बाद जन्मे उसके पुत्र को वे उदास नहीं देख सकते। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते थे। तुम्हें कुछ नहीं मालूम दद्दा, मेरे पिताजी की मूछें थी, मेरी कहाँ हैं। वे मेरी तरह कैसे लग सकते हैं भला। दद्दा को अविश्वास से देखता हुआ रामायण प्रसाद माँ के पास पहुँच जाता। माँ माँ, मैं अपने पिताजी की तरह दिखता हूँ। पता नहीं, मुझे तुम्हारे पिता का चेहरा ठीक से याद नहीं। एक तस्वीर है उनकी, लो देख लो। जन्म से पूर्व ही अपने पिता को खा लेने वाले पुत्र को अशुभ माँ ने कितने ही दिन उसे स्तनपान नहीं कराया था। तब रामायण प्रसाद की आजी जिंदा थीं और फाहे से बकरी का दूध पिला उसे जिला ले गई थीं। फिर पता नहीं कब माँ के वात्सल के सूख गए सोते फूट चले थे। रामायण प्रसाद को माँ विचित्र लगती थी। वो कभी विश्वास नहीं कर पाया कि उसके पिता वर्ष में 1-2 बार गांव आ पाते थे और दिन भर घूंघट में लोग माँ से मध्य रात के निचाट सन्नाटे में किसी क्षण मिल पाते थे। माँ के गौने को मात्र 3 वर्ष हुए थे और वो पिता का चेहरा भी जी भर नहीं निहार पाई थीं। रामायण प्रसाद पिता की फ़ोटो लेकर बैठ जाता। कई कोणों से घुमा फिरा कर देखता। धुंधली सी आकृति, बस ऊपर की ओर उमेठी हुई बड़ी बड़ी मूछें साफ दिखती हैं। कभी तस्वीर साफ सुंदर स्पष्ट रही होगी। कुछ माँ के खारे आंसू ने धुंधली कर डाली है और कुछ ये विजय स्तंभ तस्वीर पर हावी होने लगता है। उसने जब भी कल्पना में पिता को देखा, विजय स्तंभ सामने खड़ा हो जाता है। दद्दा के साथ विजय स्तंभ पर पहुंचकर वो पूछने लगता था, दद्दा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि विजय स्तंभ मेरे पिताजी हैं। इनके एक धड़ है और एक चेहरा है। धड़ में हाथ पैर नहीं है और चेहरे में आँख कान नाक नहीं है। दद्दा को कोई उत्तर न सूझ पड़ता। अच्छा दद्दा बताओ तो, मेरे पिताजी जीवित होते तो मैं उन्हें क्या कहकर पुकारता। दद्दा, बाबूजी, पिताजी, पापाजी। उत्तर न सूझ पड़ता दद्दा को। और रोहिणी प्रसाद की चर्चा करते हुए धारा प्रवाह बोलने वाले दद्दा की चुप्पी रामायण प्रसाद को विचित्र लगती। कैसा लगता होगा किसी को इन संबोधनों से पुकारना, सोच रहा है रामायण प्रसाद।
कैसा लगता होगा फौजी वर्दी पहनना और देश की रक्षा के लिए लड़ना। घर में रोहिणी प्रसाद की वर्दी अब भी रखी है। उसे कई बार पहन चुका है रामायण प्रसाद। पहनकर कई बार ऐलान कर चुका है कि वो फौजी बनेगा। कई कई मुद्दों में असहमत रहने वाले माँ और दद्दा इस एक बिंदु पर सहमत हो जाते थे कि उसे फौज में नहीं जाना है। और मैं किसी दिन, किसी क्षण, किसी सड़क दुर्घटना, किसी बीमारी, किसी दंगे में मर गया तो? इस अनुत्तरित प्रश्न पर ठहरते हुए माँ के सूने सपाट आकुल नेत्र झम झम बरस जाते और दद्दा की पकी बरौनियाँ जल्दी जल्दी ऊपर नीचे झपकने लगती। रामायण प्रसाद को बड़ी शिद्दत से पिता की आवश्यकता महसूस होती। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नितांत आवश्यक है जो भावुक होकर न सोचता हो, वरन व्यवहारिक होकर सोचता हो। कभी पैसे का अभाव, कभी मार्गदर्शन का, कभी संरक्षण का। उसके पिता द्वारा भेजे गए पैसे संयुक्त परिवार की भेंट चढ़ते रहे थे और जब पैसे भेजने वाला जाता रहा तो वो और उसकी माँ बोझ समझे जाने लगे। घर में विभाजन की बात उठने लगी थी। काम लगभग पूरा हो चुका है। स्कूल जा रहे रामायण प्रसाद के ताऊ गोकुल प्रसाद मोपेड रोककर विजय स्तंभ के निकट चले आए। क्या हो रहा है रामायण, हो गई पुताई? हाँ, हो गई। रामायण प्रसाद गोकुल प्रसाद से हाँ हूँ से अधिक नहीं बोलता। गोकुल प्रसाद निकट खड़े लोगों से छाती ठोकर बताने लगा, ये मेरे भाई का विजय स्तंभ है। बहुत गर्व है मुझे अपने भाई पर। हीरा था, हीरा। रामायण प्रसाद के भीतर दरार सी पड़ गई। जिस भाई पर इन्हें बहुत गर्व है, कभी रात की स्याही में उसी की पत्नी के साथ मुंह काला करने की असफल चेष्टा की थी इन्होंने। शहीद की पत्नी श्रद्धा से भोग की वस्तु बन गई थी। पारिवारिक विभाजन का विरोध करने वाले दद्दा ने तब स्पष्ट कर दिया था, घर में गिद्ध पैदा हो गए हैं, इसलिए अब हिस्सा बांट हो जाना चाहिए। दद्दा, आजी, माँ रामायण प्रसाद को लेकर अलग हो गए थे। बौखलाया गोकुल प्रसाद माँ के खराब चाल चलन की डुगडुगी गांव भर में पीटकर बाइज्जत बरी होने के तमाम जतन करता रहा था। ये बातें रामायण प्रसाद को किसी ने नहीं बताईं, न माँ ने, न दद्दा ने, न जयपाल चाचा ने। फिर भी कुछ बातें पता नहीं कैसे ज्ञात हो जाया करती हैं, बहुत पुरानी हो जाने के बाद भी। काम समाप्त हो गया। रामायण प्रसाद पेंट के डिब्बे और ब्रश झोले में भर रहा है। सवारी उतारने के लिए एक लॉरी रुकी हुई है और यात्री खिड़कियों से झांककर विजय स्तंभ को देख रहे हैं कि आज यहाँ क्या हो रहा है। विजय स्तंभ ऐसा चमचम चमकने लगा है जैसे कोई तपस्वी समाधि से जागा है। रामायण प्रसाद सहसा कहने लगा, दद्दा कितना अच्छा होता जो मनुष्य को भी इस तरह झाड़ पोंछकर पुनर्जीवित किया जा सकता। फिर मेरे पिताजी जीवित हो जाते। रामायण प्रसाद के हृदय का कोई कोना आज भी उस शिशु सा है जिसे पिता की शाबाशी की, मार्गदर्शन की, संरक्षण की, सुझावों की प्रतीक्षा है। दद्दा चुप रहे। जयपाल चाचा बैसाखी समेट उठते हुए बोले, रामायण, तुम 2 बच्चों के बाप बन गए पर तुम्हारा बचपना नहीं गया। बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदली नहीं जा सकती। हाँ चाचा, ये तो है। कहने को तो विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली, पर शव में प्राण अब तक नहीं डाल पाया। सब भाग्य का फेर है बेटा। तुम किसी के जी जाने की कामना कर रहे हो और मैं मौत का इंतज़ार। जयपाल चाचा ने अपना परास्त हाथ भावुक हो रहे रामायण प्रसाद के कंधे पर रख दिया। जब चाचा भावुक होने लगते हैं तो रामायण प्रसाद स्वयं को सहेजने सकेलने लगता है, नियंत्रित करने लगता है। आओ घर चलें। दद्दा दोनों को भावुक होने से रोकना चाह रहे हैं। लौट चला रामायण प्रसाद। आज वो रात भर स्वप्न देखता रहेगा, टुकड़ा टुकड़ा स्वप्न। स्वप्न के इन टुकड़ों में पिता का चेहरा तलाशेगा। कभी धुंधली पड़ गई तस्वीर सामने होगी, कभी अस्थियों की वो पोटली जिसकी चर्चा दद्दा खूब करते हैं, और कभी ये विजय स्तंभ। और फिर ये विजय स्तंभ उसके सपनों कल्पनाओं में हावी हो जाएगा और उसे लगेगा ये विजय स्तंभ उसके पिता हैं, जिनके पास एक धड़ है और एक चेहरा है। धड़ में हाथ पैर नहीं है और चेहरे में आँख नाक मुंह नहीं है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी विजय स्तंभ। आपको कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।